इसके पहले जैसे कि हम देख रहे थे हमारी यूनिट 3 हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत हम लोगों ने काफी चर्चा करी आप लोगों से। और उसी में एक महत्वपूर्ण नियम था, और वो नियम कौन सा था? बायो तथा सेवर्ट का नियम। और उस बायो तथा सेवर्ट के नियम की सहायता से हमने किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात करना सीखा था। और अल्पांश बायो तथा सेवर्ट का नियम क्या है? मैथमेटिकली कहीं लिख दें हम उसे। बायो तथा सेवर्ट का नियम है अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r का स्क्वायर। यहाँ पर I क्या है? चालक तार में प्रवाहित धारा, dl है अल्पांश की लंबाई, थीटा है अल्पांश से उस बिंदु को अल्पांश से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, और r है अल्पांश से उस बिंदु की दूरी। उस बिंदु मतलब जिस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र चाहते हैं। तो उस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ? dB, और उसकी वैल्यू कितनी है? μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r का स्क्वायर। आप चाहें तो यूनिट भी लिख सकते हैं, वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर। तो अब हम बायो तथा सेवर्ट के नियम का उपयोग करेंगे किस बात को प्राप्त करने के लिए? हमारा आज का जो कंटेंट है वो क्या है? अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यहां पर हम लोग जो है ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है 4 या 5 नंबर का आपको मिलेगा। एक लंबा ऋजुरेखीय, लंबा यानी अनंत लंबाई का लंबा ऋजुरेखीय चालक तार आपको दिया जाएगा, और इस अनंत लंबाई की चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी होगी। तो चलिए हम बायो तथा सेवर्ट का नियम दिमाग में रखिए हमेशा। हम मिटा दे रहे हैं। तो मान लें सबसे पहले तो हम क्या मानेंगे? एक अनंत लंबाई का ऋजुरेखीय चालक तार। तो मान लेते हैं एक अनंत लंबाई का, ऊपर भी काफी लंबाई है और नीचे भी बहुत लंबा है, कोई नाम दे दे। सपोज कि XY एक अनंत लंबाई का चालक तार है, और इस चालक तार में हम I विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। हमें इस चालक तार के कारण चालक तार से कोई दूरी ले लीजिए। सपोज कि चालक तार से हम जो दूरी ले रहे हैं d दूरी ले लेते हैं। तो d दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जिस पर कि हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि B का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। थ्योरी में सबसे माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार XY, जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। हमें इस चालक तार के बिंदु O से D दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा कि इसके पूर्व के कालखंडों में हमने आपसे चर्चा की थी कि जब कभी भी हम चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए उस चालक तार को अनेक सूक्ष्म खंडों में विभाजित कर लीजिए। ये आपकी प्रोसेस होनी चाहिए हर बार आप क्या करें? जो चालक तार है उसे अनेक सूक्ष्म खंडों में विभाजित कर लिया कीजिए। उन्हीं में से पहले आप एक खंड लीजिए, और उस एक खंड के कारण बायो तथा सेवर्ट का नियम लगाकर उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लीजिए। और फिर बाकी दूसरे खंड, तीसरे खंड, सभी खंडों के लिए यही नियम का उपयोग करके बार बार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और फिर सभी तीव्रताओं को आपस में जोड़ दीजिए। तो सबसे पहला हमारा काम है कोई एक खंड लें, और उस एक खंड के कारण से बिंदु P पर कितनी तीव्रता है। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करें कि इस चालक तार को अनेक खंडों से मिलकर बना हुआ माने, और इन्हीं खंडों में से एक खंड है AB। इन्हीं खंडों में से एक खंड है AB।
जिसकी लंबाई dl है। निश्चित रूप से इस dl लंबाई के अल्पखंड में भी कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? I विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और जैसा कि हमें इस अल्पांश के कारण से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, निश्चित रूप से हमारे पास एक नियम है, और उस नियम को कौन सा नियम कहते हैं? बायो तथा सेवर्ट का नियम। तो बायो तथा सेवर्ट के नियम से सर्वप्रथम हम लोग क्या ज्ञात कर सकेंगे? बायो तथा सेवर्ट के नियम से अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर तीव्रता, फार्मूला क्या है? सपोज की ये तीव्रता कितनी है? dV, और इसकी वैल्यू होती है μ0/4π I। कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है? I। अल्पांश की लंबाई कितनी है? dl। थीटा, थीटा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अल्पांश से उस बिंदु को इस तरह से हम मिला देंगे। यहां पर जो एंगल बनता है उसी को हम थीटा कहते हैं, ठीक है? तो आइडियल साइन थीटा अपॉन अल्पांश से उस बिंदु की दूरी, ये दूरी कितनी है? r। ध्यान रखें ये अल्पांश है, चाहे आप दूरी यहां से भी ले सकते हो, चाहे तो आप दूरी यहां से भी ले सकते हैं। दोनों दूरियां आपस में कैसी होगी? लगभग लगभग बराबर बराबर। समझ में आ गया? तो आइडियल साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर। अब हम इसके आगे का काम बढ़ाएं, कुछ स्टेप्स तैयार करें। तो सर्वप्रथम आप क्या करें? एक पॉइंट B से पॉइंट भुजा AB पर, भुजा AP पर एक लंब खींच देते हैं। क्या किया आपने? BC लंब किस पर? भुजा AB पर हमने ये लंब खींच दिया। तो इस प्रकार से हमें यहां एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। इस समकोण त्रिभुज का नाम है ACB। तो वो समकोण त्रिभुज में कुछ कार्रवाई करें। समकोण त्रिभुज ACB में कौन सी भुजा मालूम है? कोण के सामने की भुजा यानी कि BC और जो कर्ण है AB जिसकी लंबाई कितनी है? DL, दोनों मान मालूम है। तो कौन सा संबंध लगा सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब यानी BC और कर्ण यानी AB। इट मीन्स BC बराबर AB साइन थीटा, या BC बराबर AB की वैल्यू कितनी है? DL साइन थीटा। ठीक, तो इस इक्वेशन को देखिए आप, समीकरण 1 को। इसमें आप देखेंगे ये जो DL साइन थीटा है, उस DL साइन थीटा की वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं, और उस DL साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? वो है BC। तो हम समीकरण 1 से किस बात को लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से dB इज इक्वल टू μ0/4π को आप जैसा का तैसा बनाए रखिए। I और DL साइन थीटा इज इक्वल टू कितने हैं? BC अपॉन R का स्क्वायर, राइट? तो DL साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन R का स्क्वायर। अब आप आइए सेकंड पार्ट पर। इस इक्वेशन को कोई नाम दे दीजिए। ये है समीकरण नंबर 2। ये आपके पहले जो ट्राइंगल है वो स्टेप बाय याद रख सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले इस ट्राइंगल का उपयोग कीजिए, फिर दूसरे ट्राइंगल का उपयोग कीजिए, फिर तीसरे ट्राइंगल का उपयोग कीजिए। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं क्योंकि खूब लंबा चौड़ा आर्टिकल है। अब आप आइए दूसरा जो पार्ट है ना, ये त्रिभुज आप देख रहे हैं, त्रिभुज PBC, ठीक है? इसमें एक यहाँ एंगल बन रहा है। मान लीजिए नीचे वाले एंगल को हम अल्फा कह दें
और बीच वाले एंगल को हम फाई कहते हैं। तो इस वाले पार्ट में चूंकि ये अल्पांश है, ये जो भुजा होगी बहुत ही छोटी होगी, यहाँ ये जो रिलेशन है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का, कौन सा रिलेशन है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का, वो रिलेशन हम यहाँ लागू कर सकते हैं। तो फिर से दूसरे पार्ट में हम देखें, किस पार्ट में देख रहे हैं? इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में हम क्या कर सकते हैं? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चूंकि हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो कोण के रूप में हमारे पास क्या है? कोण के रूप में हमारे पास है फाई। कोण के रूप में हमारे पास क्या है? फाई। कोण इज इक्वल टू फाई। चाप कौन हुआ? चाप हुआ बीसी, चाप हुआ बीसी। और रेडियस कौन हुआ? आपको मालूम है ये डिस्टेंस का हो या ये डिस्टेंस का हो, दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। तो रेडियस कितना हुआ? आर हुआ, राइट। तो इट इम्प्लाई बीसी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं आर फाई। तो ये जो बीसी है, बीसी की वैल्यू कितनी है? आर फाई। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुटअप कर दें, तब हम देख सकते हैं कि समीकरण 2 से, आप देखिएगा समीकरण 2 से dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई, और BC की वैल्यू कितनी है? आर फाई। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, कौन बचा रहेगा? फाई बचा रहेगा, और नीचे जो है आर बचेगा। तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी आई फाई अपॉन आर। ये दूसरी स्टेप हमारी पूरी हो गई। अब हम तीसरे स्टेप जो है इस ट्राइंगल पर है, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम क्या है? POP। फिर से हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज POB, समकोण त्रिभुज POB में हम कार्रवाई करें। तो समकोण त्रिभुज POB में हम लोग क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि वो जो एंगल है, इस एंगल को हमने क्या मान लिया है? अल्फा। तो cos अल्फा इज इक्वल टू, cos अल्फा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है? d, और कर्ण की वैल्यू कितनी है? r। तो cos अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? d अपॉन r, ठीक है। तो यहां हम देख लें कि जो 1 अपॉन r की वैल्यू मिल रही है हमें, 1 अपॉन r बराबर क्या लिख सकते हैं? cos अल्फा अपॉन d। तो ये जो 1 अपॉन r की वैल्यू cos अल्फा अपॉन d है, इस बात को हम इस इक्वेशन में पुटअप करें तो समीकरण 3 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 3 से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देखो dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई फाई, और 1 अपॉन r की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन r की वैल्यू है cos अल्फा अपॉन d। 1 अपॉन r की वैल्यू कितनी है? cos अल्फा अपॉन d, ठीक। तो ये समीकरण को हम कहते हैं समीकरण नंबर 4, राइट। इसके बाद हम कुछ कार्रवाई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से एक रिलेशन होता है हमारे पास, जानते हैं हम लोग, वह है साइन a प्लस बी, और साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, राइट। अब हम यहां पर आइए, यहां पर इस अल्फा को a के संगत मानिए, और ये जो फाई है उसको हम b के संगत मान लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा? देखो a को हमने क्या माना? अल्फा। b को हमने क्या माना? फाई। तो साइन अल्फा प्लस फाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा साइन a की वैल्यू अल्फा, कॉस b की वैल्यू फाई, प्लस a की वैल्यू अल्फा, b की वैल्यू फाई, ठीक है।
तो साइन अल्फा प्लस फाइव इज इक्वल टू मिला साइन अल्फा कॉस फाइव प्लस कॉस अल्फा साइन फाइव। पर आप देखिएगा कि ये जो पार्ट है ए बी, ये अल्पांश है और अल्पांश के द्वारा जो बनाया गया जो कोण है वो बहुत ही छोटा है, अत्यंत ही सूक्ष्म है। यानी जो फाई है, फाई कैसा है, फाई जो है ये अत्यंत सूक्ष्म है, राइट। जब फाई अत्यंत सूक्ष्म है तो मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देख चुके हैं, cos फाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1 और sin फाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 5, राइट। तो इन दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पुटअप कर दें, सॉरी इस पार्ट में हम लोग पुटअप कर दें तो क्या मिलेगा देख सकते हैं। तब sin अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू sin अल्फा cos फाई की वैल्यू 1 तो sin अल्फा ही होगा, प्लस cos अल्फा और sin फाई की वैल्यू कितने लिख देंगे 5। इस तरह से हमें यहां पर फाई cos अल्फा की वैल्यू चाहिए थी, यहां आप देख सकते हैं फाई cos अल्फा की वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। तो फाई cos अल्फा इज इक्वल टू, इसको आप इधर पक्षांतर कर दीजिए तो मिलेगा sin अल्फा प्लस 5 माइनस sin अल्फा। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यहां आ चुका है, इस पार्ट को हम यहां ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, समीकरण 4। तो समीकरण 4 से हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखो, dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन D और फाई cos अल्फा इज इक्वल टू, ये मिल गया हमें sin अल्फा प्लस 5 माइनस sin अल्फा। तो ये जो इक्वेशन है हमने निकाला है ये किसके लिए है, ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, किसके कारण से, इस अल्पांश AB के कारण से, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे अल्पांश को भी ले सकते हो, तीसरे अल्पांश को भी ले सकते हो, हमारे पास तो अनेक अल्पांश हैं, हर अल्पांश के कारण से ऐसे ही कोण बनेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं हम, क्या मान लें, चूंकि अल्पांश, चूंकि हमारा जो चालक तार है कैसे बना हुआ है, अनेक अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है और हर अल्पांश बिंदु P पर क्रमशः कितना कितना कोण बनाते हैं, कोई अल्फा 1 बना रहा है, दूसरे को अल्फा 2 मान लें, तीसरा जो है अल्फा 3 कोण बनाता है, और मान लो कि ऐसे ऐसे हमारे पास कितने अल्पांश हैं, n अल्पांश हैं। तो सबके सब अल्पांश जो है क्रमशः कितने कितने कोण बनाए बिंदु P पर, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डैश डैश डैश, और अंत वाला जो है कितना कोण बनाता है, अल्फा n कोण बनाता है। तो सबके लिए जो रिलेशन होगा कुछ इसी तरह के होंगे, और जब हम संपूर्ण अल्पांश के कारण यानी कि लंबा ऋजुरेखी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे, तो ये जितने अल्पांश के कारण तीव्रताएं मिल रही हैं, छोटे छोटे पार्ट हमको मिल रहे हैं, उन सब को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, इसलिए संपूर्ण चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, ये जितने छोटे छोटे अल्पांश थे उनके कारण जो जितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं थी उन सब को हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ऐसा कर देने से क्या मिलेगा, संपूर्ण चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी, राइट। ओके, तो चलिए अब हम इसको जोड़ देते हैं। तो हर पार्ट में कुछ इस तरह से मिलेगा, हर पार्ट में म्यू 0/4 पाई मिलेंगे, तो हर पार्ट से म्यू 0/4 पाई को मैंने कॉमन निकाल लिया इस तरह से। बचा कौन, सब में I मिलेगा, सब में D मिलेगा, सारे I और सारे 1/D को मैंने कॉमन निकाल दिया।
जितनी चीजें बचेंगी वो सब ब्रैकेट के अंदर बचेंगी। अब पहले वाले पार्ट के लिए देखिएगा, पहले वाले पार्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा के बदले क्या लिखेंगे, अल्फा 1। तो क्या लिखेंगे बताइए पहले वाले पार्ट के लिए, साइन अल्फा 1 प्लस 5, राइट, माइनस साइन अल्फा 1। ये पहले वाले पार्ट के लिए हो गया, पहले अल्पांश के लिए हो गया, प्लस दूसरे अल्पांश के लिए आप क्या लिखेंगे, दूसरे अल्पांश के लिखेंगे साइन अल्फा 1 के बदले लिखेंगे अल्फा 2 प्लस 5 माइनस साइन अल्फा 2। ये दूसरे अल्पांश के लिए आप लिखेंगे। तीसरे अल्पांश के लिए आप क्या लिखेंगे, साइन अल्फा 3 प्लस 5 माइनस साइन अल्फा 3। और इस तरह से अंत में जो पार्ट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा साइन, आखिरी वाला जो भाग होगा वो होगा साइन अल्फा। सोचिए इनकी मीनिंग क्या है, आखिरी वाला पार्ट कौन होगा, अंतिम खंड, अंतिम खंड एनवा खंड होगा। तो उस एनवे खंड का जनरलाइजेशन यहां पर हम लोग करेंगे। किस तरह से करेंगे, अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो अल्फा 1 प्लस 5 है, अल्फा 1 मान लो इसी को मैं पहला खंड कहता हूं, सपोज यही पहला खंड है सपोज, तो इस कोण को मैं क्या कहूंगा, अल्फा 1। जब ये पहला खंड है तो इसके बाद वाला खंड कौन सा होगा, दूसरा खंड होगा। और दूसरा खंड जो है बिंदु P पर कितना कोण बनाएगा, दूसरा खंड जो है बिंदु P पर अल्फा 2 कोण बनाएगा। तो अल्फा 2 क्या है वास्तव में, अल्फा 2 है अल्फा 1 प्लस 5, अल्फा 1 प्लस 5 इज इक्वल टू अल्फा 2, राइट। तो जहां अल्फा 1 प्लस 5 लिखा है मैंने, उसके स्थान पर मुझे क्या लिखने की जरूरत है, मुझे वहां पर क्या लिखना चाहिए, साइन अल्फा 2 लिखने की जरूरत है, साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1, राइट। इसी प्रकार तीसरा जो खंड है, तीसरा खंड कहां होगा, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा खंड इसके ऊपर है, वो यहां पर कितना कोण बनाएगा, अल्फा 3। तो अल्फा 3 मींस अल्फा 2 प्लस 5। अल्फा 2 प्लस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा 2 प्लस 5 को हम अल्फा 3 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये है पहले अल्पांश के लिए, ये है दूसरे अल्पांश के लिए। ऐसा ही तीसरे अल्पांश के लिए आएगा साइन अल्फा 4 माइनस साइन अल्फा 3। अंतिम पार्ट में जाइए तो क्या मिलेगा, इसी तरह से पार्ट मिलते चले जाएंगे। तो जो अंतिम खंड होगा जो कि कितना कोण बना रहा है, अल्फा n कोण बना रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह से जनरलाइज कर सकते हैं आप चाहें तो। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे जैसे यहां पर अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, अल्फा 3 माइनस अल्फा 2, यहां क्या लिख सकते हैं, अल्फा n माइनस साइन अल्फा n माइनस 1। समझ में आ गया, साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1, साइन अल्फा 3 माइनस साइन अल्फा 2, और अंत में जो पार्ट होगा वो क्या होगा, साइन अल्फा n माइनस साइन अल्फा n माइनस 1, ठीक। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो हमें मिल जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई i अपॉन t, जैसा का वैसा। अब आप देखेंगे साइन अल्फा 2 यहाँ प्लस में है, साइन अल्फा 2 यहाँ माइनस में है, ये साइन अल्फा 2 से वाला साइन अल्फा 2 कट जाएगा। वैसे ही साइन अल्फा 3 आगे वाले माइनस साइन अल्फा 3 से कट जाएगा। तो आप देखेंगे ये सारे पार्ट जो है आपको कटते हुए दिखाई देंगे। जो बचेगा वो क्या बचेगा, एक तो साइन अल्फा n बचेगा और साइन अल्फा 1 बचेगा। तो इस तरीके से एक फार्मूला हमें यहां पर मिल जाएगा। तो यही है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो चूंकि हमारा चालक कैसा है, अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई के चालक तार के लिए, अनंत लंबाई के लिए, अनंत लंबाई के लिए आप देखो तो पहला खंड कहां होगा, अनंत लंबाई का मतलब क्या है कि चालक तार ऊपर भी बहुत लंबा है और गहराई में भी
बहुत लंबा है, बहुत गहरा है। तो पहला अपन गहराई पर मान ले तो अल्फा 1 कहा, तो अल्फा 1 की वैल्यू जब गहरा होगा तो ये जो कोण है वो किधर की ओर बनते चलेंगे, ये जो कोण है नीचे की तरफ बनते चलेंगे। यानी कि वो जो अल्फा 1 है, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अनंत लंबाई के लिए? अल्फा 1 की वैल्यू हो जाएगी, नीचे कोण है नेगेटिव एंगल बनेगा -90 डिग्री, और जो ऊपर का जो कोण है सबसे ऊपर वाला अल्फा n की जो वैल्यू बनेगी वो +90 डिग्री बनेगी। जब इन मानों को हम यहाँ पुट अप करेंगे तो b की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, b = μ0/4πi/d, और साइन अल्फा n की वैल्यू कितनी है 90, तो साइन 90 मीन्स 1 माइनस साइन -90 मीन्स -1, तो -1 और सामने माइनस +1, तो +1 यानी कि 2, उस 2 को हम सीधे बाहर निकाल देंगे। इस तरह से जो इक्वेशन है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है क्या मिला हमें? ये मिला b = μ0/4π2i/d। इस तरह से ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। b = कितना प्राप्त हो रहा है हमें? μ0/4π2i/d। यूनिट लिख दीजिए, चूंकि एसआई पद्धति में काम कर रहे हैं इसे हम लिख सकते हैं वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर, या चाहो तो टेस्ला का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बड़ा सा आर्टिकल है और बहुत ही सावधानी पूर्वक इस काम को आप पूरा करेंगे ऐसी आपसे आशा है। ठीक है, तो ओके, स्टेप्स याद रखिएगा। सबसे पहले हम क्या करना है, जो लंबाई अनंत लंबाई का चालक तार रहेगा उसको बहुत सारे खंड में बांट लेना पहले, फिर उसमें से एक छोटा सा खंड लेना और उस छोटे से खंड के कारण से बिंदु P पर तीव्रता निकालना। और वो जो तीव्रता है कैसे निकालते हैं? बायो तथा सेवर्ट के नियम से निकालते हैं। बायो तथा सेवर्ट के नियम से तीव्रता का मान लिखने के पश्चात कुछ स्टेप्स आप याद रख लीजिए। पहले आप ये त्रिभुज है उसका निर्माण करना लंब डाल करके, फिर दूसरा ये जो पार्ट है कोण बराबर चाप/बटे त्रिज्या का फॉर्मूला लगाना। इस त्रिभुज में cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इस त्रिभुज का उपयोग करना। तो 3 स्टेप, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 स्टेप पूरा करने से और कुछ मैथमेटिक्स का, ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेने से हम लोग जो है उस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। जैसे ही हम अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालती थी, फिर अनेक अल्पांश है हमारे पास, अनेक अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी और सबको फिर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो फाइनली जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो यहाँ पर ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, ओके। इस तरह से हम जो है अनंत लंबाई के लिए जो रेखीय चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात जानिए कि यदि ये जो बिंदु P है सरक करके कहां पर आ जाए? चालक तार पर आ जाए। इस चालक तार पर AB, इस चालक तार XY पर लाकर हम रख दें, यानी कि कोई बिंदु कहां पर स्थित हो? चालक तार पर स्थित हो। तो आप देखेंगे ये जो थीटा है, ये जो थीटा है वो क्या होता जाएगा? धीरे धीरे घटता जाएगा और जब बिंदु P को सरका कर कहां ले आए? चालक तार पर ले आए, तो जो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, और साइन 0 = कितना हो जाएगा? 0। तो dB = जो वैल्यू मिलेगी आपको 0 मिलेगी। फाइनली हमें कह दें कि जब कोई बिंदु कहां पर स्थित होता है? चालक तार पर ही स्थित होता है। तो चालक तार पर स्थित होगा तो चालक तार पर स्थित किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो 0 के बराबर होती है, यानी कि 0 होती है। ठीक है, तो ओके। अब हम जो अगला पॉइंट है आपका, अगला पड़ाव है उस पर चर्चा करते हैं। अभी हमने क्या लिया? एक अनंत लंबाई का ऋजु रेखीय चालक तार लिया। अगला पार्ट हम देखते हैं, एक कुंडली लेते हैं। ठीक है, कुंडली समझते हैं, कुंडली कैसे बनाते हैं? ठीक है, कुंडली हम लोग कैसे बनाते हैं? एक सर्किल के आकार का फ्रेम लेते हैं, अचुंबकीय पदार्थ का बना हुआ, जैसे एबोनाइट वगैरह का फ्रेम ले लीजिए और उस पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेट दीजिए।
ऐसा कर देने से कुंडली बन जाती है। तो उस कुंडली के कारण से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। कहां पर? उस कुंडली के अक्ष पर। तो अगला जो हमारा काम है वो क्या है? अनंत लंबाई के चालक तार के बदले धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कुंडली हम कैसे निर्माण करते हैं। कुंडली को बनाने के लिए हम लोग क्या करें? एक अचुंबकीय पदार्थ का बना हुआ एक फ्रेम ले और उस फ्रेम पर तांबे के बहुत सारे तारों को लपेट कर दें। तो ये जो सिस्टम तैयार होता है, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं धारावाही वृत्ताकार कुंडली। ध्यान रखें कि ये जितने फेरे हैं सब एक दूसरे से पृथक्कृत हैं, एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए इसको कहा गया है धारावाही वृत्ताकार कुंडली, पृथक्कृत धारावाही वृत्ताकार कुंडली। और इस कुंडली का स्वाभाविक है, इस कुंडली का अपना क्या होना चाहिए? इस कुंडली का अपना एक अक्ष होना चाहिए और इसी अक्ष पर हम जो है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो चलिए थ्योरी तैयार करते हैं। कम ऑन। माना एक, हम यहाँ केवल एक फेरे को दिखा रहे हैं। माना एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली। अब कुंडली है तो उसका अपना केंद्र होना चाहिए। केंद्र को जनरली अपन दो से दर्शाते हैं, है ना। उसकी अपनी त्रिज्या होनी चाहिए। त्रिज्या सपोज की ए है। कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम। मान लीजिए कुंडली में आई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो आई धारा प्रवाहित करने से कुंडली एक चालक है, जैसे कि इसके पहले ही हम देख चुके हैं कि जब किसी चालक तार में हम लोग क्या करें, विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, किस परिस्थिति में ज्ञात कर रहे हैं? किस स्थिति में ज्ञात कर रहे हैं? उस कुंडली के अक्ष पर सेंटर O से x दूरी पर मान लो कि कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। समझ में आ गया? थ्योरी समझ में आ गई सब लोगों को? माना एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली जिसमें फेरों की संख्या n, जिसका सेंटर O तथा जिसकी त्रिज्या a है। माना कुंडली में I विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। हमें धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे कि इसके पूर्व के पार्ट में हमने बताया कि जब कभी भी हम लोग इस तरह का कोई काम करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि जो भी चालक आपको दिया हो उसको आप अनेक सूक्ष्म खंडों में विभाजित कर लीजिए। फिर इन सूक्ष्म खंडों में से कोई एक खंड लीजिए। फिर बायो तथा सेवर्ट के नियम की सहायता से उस एक सूक्ष्म खंड के कारण से उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फिर बार बार इसी काम को दोहराइए और फिर अंत में सभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताओं को जोड़ दीजिए। तो फाइनली जो चालक तार के कारण से क्या मिल जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हो जाती है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम क्या करें कि जो कुंडली है उसे हम लोग क्या करते हैं, अनेक सूक्ष्म खंडों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। इन्हीं सूक्ष्म खंडों में से माना एक सूक्ष्म खंड है हमारे पास इतना, कोई नाम दे दें। माना सूक्ष्म खंड को हम नाम दे रहे हैं ए बी। एक सूक्ष्म खंड है ए, जिसकी लंबाई कितनी है? सपोज की जिसकी लंबाई है dl, राइट। ओके। इस अल्पखंड की बिंदु P से जो दूरी है, इस अल्पखंड की बिंदु P से दूरी है सपोज की कितनी है? r है। ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं? पहला काम कर सकते हैं
इस अल्पांश के कारण से, इस अल्पांश AB के कारण से, अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और इसके लिए नियम क्या है हमारे पास, बायो तथा शेवर्ड का नियम। ठीक है, तो बायो तथा शेवर्ड के नियम से कितना हो जाएगा, अल्पांश AB कारण तीव्रता को हम dB नाम दे दें, और dB की वैल्यू क्या नियम है, μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r का स्क्वायर। यहां पर कुछ स्पेशल है, आप देख सकते हैं। सोचिए कि ये एक कुंडली है, ये एक कुंडली है, और यहां से ये एक अक्ष है। ठीक है, अक्ष पर कोई बिंदु है P, तो और ये उसका अल्पांश है AB। तो जो भी हम लाइन खींचेंगे, R वाली लाइन, वहां से देखिए आप R वाली लाइन खींचेंगे, तो जो R है वो हमेशा यहां से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्योंकि ये जो चाप है वो किस तरह से है, वो कुछ इस तरह से, और ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये जो अल्पांश और अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा है, उसके बीच का जो एंगल बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा, लंबवत होगा। ठीक है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, यानी कि 1 लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिए इस बात को, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकेंगे, समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई I dl, और साइन थीटा की वैल्यू तो 1 है, तो कितना आ जाएगा, r²। ये है समीकरण 2। ठीक है, ये है अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है, अभी हमने आपको दाहिने हाथ की हथेली का नियम बताया था, और दाहिने हाथ की हथेली के नियम से या मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती स्क्रू के नियम से ये जो dB है, इसकी दिशा कैसी होगी, अल्पांश से अल्पांश को मिलाने वाली रेखा जो है R, और जो कुंडली है, कुंडली के तल के अभिलंबवत दिशा में, कुंडली के तल के अभिलंबवत दिशा में होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में। यह है dB की दिशा, राइट। ओके, मान लो कि ये जो कोण है, इस कोण को हम लोग कोई नाम दे दें, सपोज कि इस कोण को हम लोग कहते हैं फाई। ठीक है, तो जो पहला काम है, आपको क्या करना होगा, ये जो dB है उसके 2 कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। अगर ये फाई है, ये उसका लंब है, तो इस कोण की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इस कोण की वैल्यू भी हो जाएगी फाई। ठीक है, उस कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई। तो ये फाई है, तो इस कोण का मान भी कितना हो जाएगा, फाई। ठीक है, तो इस dB के 2 कंपोनेंट आप ले सकते हैं। फाई कोण की दिशा में ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, dB cos फाई, और अक्ष की दिशा में कितना हो जाएगा, dB sin फाई। ठीक है ना, ये अक्ष है, ये उसका परपेंडिकुलर है, फिर हमने अक्ष को कितने एंगल से घुमाया, फाई एंगल से घुमाया, तो परपेंडिकुलर भी कितने एंगल से घूम जाएगा, फाई एंगल से घूम जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, dB को, ये जो dB हमने ले आए हैं, उस dB को 2 अभिलंबवत दिशाओं में विभाजित करे हैं। पहला घटक dB cos फाई, अक्ष के, कुंडली के अक्ष, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये क्या कहलाता है, कुंडली का अक्ष है। तो अक्ष के लंबवत dB cos फाई, और अक्ष की दिशा में कितना हो जाएगा, dB sin फाई। ओके,
तो ये तो एक बात हो गई। तो पहला घटक कौन, डीबी को हमने क्या किया, डीबी को वियोजित किया। डीबी को वियोजित करने पर हमने क्या देखा, डीबी को वियोजित करने पर पहला कंपोनेंट निकला डीबी कॉस फाई। डीबी कॉस फाई कैसा है, यह है अक्ष के लंबवत। अब दूसरा कंपोनेंट कौन निकला, डीबी साइन फाई। ये कैसा है, ये है अक्ष के अनुदिश। ये कैसा है, अक्ष के अनुदिश। चलिए अब हम काम को आगे बढ़ाएं। अब हम इसी कुंडली पर, जैसे ये कुंडली थी उसमें से हमने एक अल्पांश लिया, कौन सा, ए बी। एक अल्पांश कौन सा लिया हमने, देखो ए बी। अब हम क्या करते हैं, कुंडली पर बिल्कुल इसी के जैसा एक दूसरा अल्पांश लेते हैं, जो कि कैसा है, जो कि इस अल्पांश के बिल्कुल ठीक सामने है। अल्पांश ए बी के ठीक सामने है, नाम दे दें CD। हम इसे कह सकते हैं व्यास के सामने का, इस अल्पांश के व्यास के सामने का अल्पांश, व्यासतः अभिमुख अल्पांश, नाम दे देते हैं CD। यहां पर CD को दिखाइएगा, तो CD को आप कैसे दिखाओगे, जैसे ये AB है तो उसी के जैसे ये दूसरा अल्पांश होगा, बिल्कुल इसी के जैसे। इस दूसरे अल्पांश को हम क्या नाम दे देंगे, CD का नाम दे देंगे। और फिर इस अल्पांश के कारण से, जैसे आपने पहले अल्पांश के लिए काम किया, पहले अल्पांश के लिए आपने डीबी निकाला, वैसे ही दूसरे अल्पांश के कारण भी क्या होगी, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ए भी जो डिस्टेंस होगा वह भी R होगा। यहां पर भी इस अल्पांश में भी पहले जितनी धारा बह रही थी, इस अल्पांश में भी उतनी ही धारा बह रही है। इस अल्पांश के कारण भी इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और उसकी वैल्यू भी इसी के बराबर होगी। लेकिन डायरेक्शन कैसे होगा, डायरेक्शन किस तरह का होगा, डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से, इसके लंबवत, यानी कि इस डायरेक्शन में। ये डीबी हो जाएगा, मैं डीबी डैश कह दूं इसे। लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है डीबी और डीबी डैश का सेम होंगे। जो डीबी का मैग्नीट्यूड है, जो डीबी का परिमाण है, वही परिमाण किसका होना चाहिए, इस डीबी डैश का भी होना चाहिए। अगेन जब एक कोण फाई है तो ए बी कोण कितना बनेगा, फाई ही बनेगा। फिर से यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल लो, फिर से यहाँ एक एंगल बनने वाला है, इस एंगल की वैल्यू कितनी कहलाएगी, फाई ही कहलाएगी, राइट। फिर से इसके कंपोनेंट निकालेंगे, कितना आ जाएगा, डीबी कॉस फाई, और एक्सिस के पैरेलल डीबी साइन फाई। समझ में आ गया। तो डीबी डैश का वियोजन आपने किस तरह से किया, डीबी डैश को वियोजित करने पर फिर से आपको क्या मिला, डीबी डैश डीबी कॉस फाई, ये मिला अक्ष के, कुंडली के अक्ष के परपेंडिकुलर, और दूसरा जो कंपोनेंट मिला डीबी साइन फाई, अक्ष के कैसे मिला, अक्ष के अनुदिश, है ना। डीबी डैश का एक कंपोनेंट फाई एंगल की डायरेक्शन में, डीबी कॉस फाई अक्ष के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट क्या मिला, डीबी साइन फाई, एक इस डायरेक्शन में मिला, कुंडली के अक्ष के अनुदिश। ठीक। अब आप देखिएगा कि ये दोनों जो कुंडली के अक्ष के लंबवत घटक हैं, कौन कौन, एक तो डीबी कॉस फाई, और यहां पर भी देखिए डीबी कॉस फाई। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों परस्पर, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं, परस्पर विपरीत हैं। तो ये दोनों जो कंपोनेंट हैं डीबी कॉस फाई, डीबी कॉस फाई, क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। दोनों डीबी कॉस फाई क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो इन दोनों जो अल्पांश हैं उनके कारण से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो कितना होगा, इन दोनों मानों ने तो क्या कर दिए, एक दूसरे को निरस्त कर दिए। तो कौन कौन बचेंगे, पहले कंपोनेंट का ये वाला भाग बचेगा डीबी साइन फाई, और दूसरे कंपोनेंट का, दूसरे अल्पांश का दूसरा कंपोनेंट बचेगा डीबी साइन फाई। तो दो अल्पांश के कारण से कितने डीबी साइन फाई मिले, 2 डीबी साइन फाई मिले, राइट। वैसे ही अब आप कुंडली पर क्या करना, एक तीसरा अल्पांश लेना और यहां पर भी चौथा अल्पांश लेना। दोनों कैसे होने चाहिए, व्यास के आमने सामने होना चाहिए। उनके कारण से भी कुछ इसी तरह की बातें मिलेगी। उनके भी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। उनके कारण से भी जो डीबी साइन फाई है, डीबी साइन फाई, वो आपस में क्या होते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितने अल्पांश हम कुंडली में लेते हैं, जितने अल्पांश हम इस कुंडली पर लेते हैं, उन सबके कारण से बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या करेंगे, किसके बराबर होगी, वो जो टोटल जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किसके बराबर मिलेगी, एक अल्पांश के कारण से कितना dB sin phi मिला, 1 dB sin phi मिला। आप देख सक रहे हैं 2 अल्पांश थे, कितने dB sin phi मिले, 2। 4 अल्पांश लेंगे तो 4 dB sin phi मिलेंगे। जितने ज्यादा, जितनी संख्या में हम अल्पांश लेते चले जाएंगे उतनी संख्या में हम dB sin phi प्राप्त करते चले जाएंगे। तो ऐसा करते करते जब अल्पांश लेते चले जाएं, अल्पांश लेते चले जाएं, अल्पांश हम लेते चले जाएं, अल्पांश हम लेते चले जाएं, तो क्या मिलता चला जाएगा, फाइनली हमें एक कुंडली पूरी घिर जाएगी। तो उस स्थिति में संपूर्ण कुंडली के कारण, संपूर्ण कुंडली के कारण हम तीव्रता निकाल सकते हैं, और संपूर्ण कुंडली के कारण जो तीव्रता होगी, ये जितने अल्पांशों के कारण तीव्रताएं हमें मिली हैं उन सब को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो B इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ऑफ dB sin phi, सभी dB sin phi का जोड़। आप चाहो तो dB की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, तो B इक्वल टू आप देख सकते हैं dB की वैल्यू कितनी है, देखो 0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r का स्क्वायर इंटू साइन फाई। अब आप देखिएगा साइन फाई की वैल्यू आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना, साइन फाई निकाल सकते हैं इस त्रिभुज में। त्रिभुज का नाम बताइए, त्रिभुज POA। यहां पर कोई पॉइंट ले लीजिए बीच में, मान लो कि C, तो त्रिभुज OPC, संपूर्ण त्रिभुज POC में साइन फाई इज इक्वल टू, साइन फाई इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब यानी कि A, कर्ण यानी कि R। तो साइन फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। इस वैल्यू को यहां पुट अप कर दीजिए, यह हो जाएगा B इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r का स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू मिल गई हमें A अपॉन r। ठीक है, जो जो कांस्टेंट है आप बाहर निकाल दीजिए। कांस्टेंट है म्यू 0 अपॉन 4 पाई, I कांस्टेंट है, r क्यूब कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, कौन बचा, सिग्मा dl। और जैसा कि आप देख रहे हैं सभी dl को जोड़ दें, dl 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 सबको जोड़ दें, क्या मिल जाएगी, एक कुंडली पूरी घिर जाती है। तो चूंकि सिग्मा dl एक कुंडली घिर गई, कुंडली घिर गई मतलब कुंडली की परिधि, सिग्मा dl मतलब कुंडली की परिधि, और कुंडली की त्रिज्या कितनी है, a, तो 2 पाई a, ये क्या है, कुंडली की परिधि। ठीक, तो सिग्मा dl इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कुंडली की परिधि यानी कि 2 पाई a लिख सकते हैं। तो उस स्थिति में b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I a अपॉन r क्यूब, और सिग्मा dl इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई e। इस बात को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो b इज इक्वल टू मिल जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई I a स्क्वायर, 2 पाई I a स्क्वायर अपॉन r क्यूब। अब चूंकि हम देख रहे हैं उसी समकोण त्रिभुज का उपयोग कीजिए, आप देख सकते हो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, पाइथागोरस का प्रमेय। तो r की वैल्यू यहां पुट अप कर दीजिए, तो तब जो है b का रूप फिर से कैसे हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई I a स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू रूट, r की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो r की वैल्यू हम लिखेंगे रूट
ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट, और पावर कितने की है 3 की, तो पावर मिल जाएगी कितने की 3/2। इस तरह से ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है हमने ज्ञात करी, कितनी मिली इतनी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, अभी हमने कितने फेरे के लिए काम किए हैं, एक फेरे की परिधि लिए हैं, एक फेरे के लिए हैं। ऐसे ऐसे कुंडली बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फेरे लेते हैं। तो यदि कुंडली में क्या हो, कुंडली में फेरों की संख्या n हो, n फेरे हो, तब b आप कैसे लिखेंगे, b निकालने के लिए क्या करेंगे, कि जो भी वैल्यू आपको प्राप्त हुई है μ0/4π, कौन सी वैल्यू मिली है 2πi a का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2 की पावर, उसमें आप चुपचाप आप क्या कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से b की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है, और चूंकि ऐसा ही सिस्टम में है तो इतना इतना वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर आप चाहो तो कह सकते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है x, जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x क्या है, सेंटर O से उस पॉइंट की दूरी है जिस बिंदु पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहते हैं, वो x है। और इस x की वैल्यू हम लोगों ने इस त्रिज्या की तुलना में हमने काफी ज्यादा रखी है, उस स्थिति में वो फार्मूला लागू होगा। सोच के देखो, जब बिंदु P को मैं क्या करता जाऊं, बिल्कुल सरकाता चला जाऊं या दूर हटाता चला जाऊं, तो वही फार्मूले का रूप कैसे होगा, सोच के देखो। जब x को, बिंदु P को मैं दूर ले जाता जाऊं, यानी x का मान कैसे होगा, x का मान बढ़ता ही चला जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि x का मान a की तुलना में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उस परिस्थिति में समीकरण का रूप क्या हो जाएगा, μ0/4π 2πnia स्क्वायर अपॉन, है ना, x क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x क्यूब। किस परिस्थिति में, जब बिंदु P को हम बहुत अधिक दूरी पर ले जाकर रखते हैं, उस स्थिति में हम इस a को क्या कर सकेंगे, भुला देंगे, और उस परिस्थिति में वर्ग से वर्गमूल भी कट जाएगा, सीधे कितना आ जाएगा, सीधे x क्यूब आ जाएगा। राइट, ये है b बहुत अधिक दूरी पर, कितनी, μ0/4π 2πnia स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, अगेन इसका उल्टा चले, जब बिंदु P को क्या करते जाएं, पास लाते जाएं, पास लाते जाएं, और कहां पहुंच जाए, बिल्कुल हम उसके पास लाते लाते बिल्कुल सेंटर के पास पहुंच गए। जब सेंटर के पास पहुंच गए तो जो डिस्टेंस होगा x, वो इस त्रिज्या की तुलना में कैसे होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो आप देखिएगा, त्रिज्या को मैंने क्या कर दिया, डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया, त्रिज्या की तुलना में नेग्लिजिबल मान लिया, नगण्य मान लिया। तो उस स्थिति में किसको भुलाऊंगा, x को भुला दूंगा, किसकी तुलना में, a की तुलना में। तो ये जो फार्मूले का रूप जो आता है, देखिए स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, कौन बचा, a का क्यूब, ऊपर कौन है, a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, a के बचेगा। तो जो b है वो भी हमें कहां पर मिल जाएगा, कुंडली के सेंटर पर मिल जाएगा, और वो भी कितना होगा, μ0/4π 2πni, ये स्क्वायर तो कट चुका है, और नीचे a के बचा हुआ है। ये है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हम विभिन्न कार्यों के लिए कुंडली का उपयोग करते हैं, जैसे हम लोग गैल्वेनोमीटर बनाते हैं, मीटर बनाते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाते हैं, है ना। तो हर बार जो है इस फार्मूले का हमको बार बार उपयोग हुआ है ना। बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना, तो इस फार्मूले का हमें बार बार उपयोग करना पड़ा है। तो बी सेंटर इज इक्वल टू μ0/4π 2πni अपॉन a क्या है, कुंडली की त्रिज्या है, इतने टेस्ला। समझ में आ गया सब लोगों को। ये यहाँ जो फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 फार्मूला था। राइट, तो ये है सेंटर के लिए। अब जैसा कि यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा को हम आपके सामने रख रहे हैं, बात रख रहे हैं, ये है कि जैसा कि अभी हमने देखा कि कुंडली में हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी, विद्युत धारा कुंडली में हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी, और विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया मतलब कुंडली चुंबक बन गया,
अब कुंडली जब चुंबक बन गया तो कुंडली, हर चुंबक में, प्रत्येक चुंबक में हमने क्या देखा कि दो पोल होते हैं, एन पोल, एस पोल। तो सोचिए, मान लीजिए कि जो कुंडली, यहां पर इस कुंडली में कौन सा पोल एन होगा और कौन सा पोल एस होगा, कौन सी सतह, कौन सा भाग एस प्रकार का काम करेगा, कौन सा तल, कौन सा भाग जो है एन प्रकार का काम करेगा। तो सोचिए, सपोज कि ये एक कुंडली है, ये कुंडली, यदि हम इस कुंडली को इस साइड से देखें, यदि हम इस कुंडली को इस साइड से देखें तो जो धारा प्रवाहित हो रही है कुछ इस तरह से प्रवाहित हो रही है। जो धारा बह रही है वो किस तरह से बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, कुछ इस तरह से बह रही है। ठीक है, तो जब कुंडली में धारा एंटी क्लॉकवाइज बहेगा तो कुंडली का जो ये वाला तल है, जो इधर से दिख रहा है, यह तल बनेगा एन प्रकार का, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए कैसा बनेगा, एन प्रकार का। ध्यान रखिए, कुंडली का वह तल जिसमें धारा घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है, एन प्रकार का बन जाता है। इसी कुंडली को यदि मैं उस साइड से देखूं, इस साइड से, तो अब हमें वही धारा कैसी दिखाई देगी, वही धारा हमें घड़ी की दिशा में दिखाई देगी, दक्षिणावर्ती दिखाई देगी। सोचकर देखिए, एक कॉपी लीजिए, कागज लीजिए और कागज पर एक डायरेक्शन डाल दीजिए अपोजिट दिशा में, है ना, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो एक तरफ से वो कैसा दिखेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, दूसरी साइड में वो कैसा दिखेगा, घड़ी की दिशा में दिखेगा। धारा तो वही बह रही है, धारा उसी तरह से बह रही है, लेकिन हमारे तल चेंज हो गए, कुंडली के तल चेंज हो गए। उस ओर से देखेंगे तो दूसरा तल होगा, इस ओर से देखेंगे तो दूसरा तल होगा। कुंडली का उस ओर का तल क्या बना था, यदि वामावर्त दिशा में था तो एन प्रकार का। तो जो दूसरे साइड का जो तल है, जिसमें धारा कैसी बहती दिखाई दे रही है, घड़ी की चलने की दिशा में दिखाई दे रही है, ये वाला तल बन जाएगा एस प्रकार का। फाइनली हम ध्यान में रखिएगा, कुंडली का वह तल जिसमें विद्युत धारा कैसे बह रही हो, कुंडली का वह तल जिसमें विद्युत धारा घड़ी की विपरीत दिशा में बह रही है, तो कुंडली का वह तल एन प्रकार का ध्रुव बन जाता है। और कुंडली का वह तल जिसमें धारा घड़ी की दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली का वह तल जो है एस प्रकार का बन जाता है, दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के कारण से हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता याद करें। स्टेप्स याद रहेंगे, इस तरह से आप सारे स्टेप्स को नोट कर लेंगे। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, कई बार सीधे धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के कारण से सीधे सेंटर पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कहा जाता है ना। तो अभी हमने क्या किया, यहां पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली, कहां पर, एक बार हमने अक्ष पर निकाली। यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम कहां ज्ञात कर रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पर। एक्स डिस्टेंस मतलब कहां पर है, ये एक्स डिस्टेंस कौन है, सेंटर से एक्स डिस्टेंस। लेकिन जब आपको सीधे सीधे सेंटर पर ही निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे, फिर आपको इतने काम करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे बिल्कुल इस तरह से काम कर सकते हैं। डायरेक्टली सेंटर पर यदि हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो फिर आप क्या करेंगे, यही आप खंड ले लीजिए, ये कुंडली होगी जिसमें फेरों की संख्या n होगी, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे I। ये कुंडली का सेंटर होगा, उसकी अपनी त्रिज्या होगी a। सबसे पहले कुंडली को अनेक छोटे खंडों जैसे ए बी, बी सी, सी डी, डी ई डैश 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 से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इन्हीं खंडों में से एक खंड लेंगे ए बी, और इस ए बी के कारण से सेंटर पर तीव्रता निकालेंगे। किस नियम से, बायो तथा सेवर्ट के नियम से। बायो तथा सेवर्ट का नियम क्या है, μ0/4 पाई। बोलिए, बायो तथा सेवर्ट का नियम क्या है, μ0/4 पाई आई डीएल। डीएल के बदले क्या लिखेंगे, ए बी
साइन थीटा, यानी कि थीटा का मान यहाँ फिर से कितना होगा 90, और डिस्टेंस जो कि त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या को आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, आर लिख दो, तो आर का इस त्रिज्या को हम क्या मान सकते हैं, आर। समझ में आया? फिर से साइन 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो इस अल्पांश के कारण से जो तीव्रता मिल जाएगी dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई IAB अपॉन आर स्क्वायर। वैसे ही आप क्या करेंगे, दूसरा अल्पांश लेना BC, उसके कारण से तीव्रता मिल जाएगी, इसको dB1 कह दो तो dB2 कहलाएगा। फिर से म्यू 0/4 पाई IBC अपॉन क्या मिल जाएगा आर स्क्वायर। वैसे तीसरे के लिए CD, उसे हम dB3 कह दें, कितना हो जाएगा म्यू 0/4 पाई ICD अपॉन आर का स्क्वायर। और इस तरीके से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करते चले जाएंगे। तो संपूर्ण कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो जितने छोटे छोटे चुंबकीय क्षेत्र थे, है ना, पार्ट पार्ट में चुंबकीय क्षेत्र थे, उन सबको हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, सब में म्यू 0/4 पाई है, उसे हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। सब में आई अपॉन आर स्क्वायर है, आई अपॉन आर स्क्वायर है, सब में आई अपॉन आर स्क्वायर को कॉमन निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, आई अपॉन आर स्क्वायर। बचा कौन, बचा यहाँ बचा AB, यहाँ बचा BC, CD, और इस तरीके से हम बहुत सारे पार्ट मिलते चले जाएंगे। जब हम इन सभी पार्ट को AB को, BC को, CD को, D को जोड़ते चले जाएंगे तो क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगा कुंडली की परिधि म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और परिधि का सूत्र क्या है 2 पाई, त्रिज्या मैंने आर ली है तो 2 पाई आर, और एक आर से एक आर कट जाएगा तो जी की वैल्यू मिल जाएगी हमें, कितनी मिल जाएगी म्यू 0/4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। ये है एक फेरे के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो कि किससे मैच करता है, इससे मैच करता, सीधे सेंटर पर। एन फेरे के लिए वो तो इसमें क्या कर देंगे, इस पार्ट में एन फेरे के लिए निकालेंगे तो इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एन का गुणा कर देंगे, तो यही चीज आ जाएगी, आप देख सकते हैं। तो B इज इक्वल टू सेंटर के लिए कितनी आ जाएगी, इसी में आपको एन का गुणा करेंगे, यही पार्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा B इज इक्वल टू कहाँ, सीधे सेंटर पे, हमने सीधे सेंटर पर निकाला है। B इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2 पाई NI अपॉन A, किसके लिए, एन फेरे के लिए। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सामान्य सा पार्ट हुआ, और संभवतः ये नहीं पूछता है तो यही वाला पार्ट पूछता है, ऊपर वाला क्या, ये लगभग आपकी जो बोर्ड का जो सिस्टम है हमारा, वहां से जो पेपर छटते हैं, तो लगभग हर साल, हर आने वाले साल में ये क्वेश्चन लगभग पूछता रहता है। क्या, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो क्वेश्चन आएगा वो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है।